नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय द्विवेदी। अभी 10 साल से डॉक्टर लगने लगा नाम के आगे। और मैं एक म्यूज़िक कंपोज़र हूँ। शास्त्रीय गायन मैंने सीखा है, उसकी शिक्षा है मेरी। और संस्कृत में मेरा एजुकेशन है, मेरा पीएचडी है। मैं सागर विश्वविद्यालय से प्रभु कृपा से यूनिवर्सिटी टॉपर रहा। तो ये मेरा एक छोटा सा परिचय है। बहुत मुश्किल है जिस आदमी को हम बहुत अच्छे से जानते हो उसके बारे में बात करना, और जब खासकर वो हम खुद ही हों। मुझे लगता है मैं बहुत छोटा हूँ अभी ये बात करने के लिए, पर फिर भी एक मंच है कुछ बात करने का अपने विषय में। तो अगर कोई इंस्पायर हो सकता है तो उस शर्त पे कुछ बात हम कर सकते हैं। ये यात्रा है अपनी जिद पे कायम रहने की, और ये यात्रा है अपने भारतीय जीवन मूल्यों से जुड़े रहने की और अपनी शर्तों पे काम करने की। तो जैसे कि अमूमन सबकी यात्रा होती है, सबकी अपनी कहानी होती है। तो ये कहानी शुरू होती है मेरे पिताजी से, जो कि एक बहुत छोटे से गांव से आते हैं जहां बहुत अंधकार रहता था। और मेरे पिता जब काशी पढ़ने गए तो वहाँ से यात्रा शुरू होती है, और उनके कारण मैं अपनी यात्रा की बात कर पा रहा हूँ आज। नहीं तो मैं भी किसी खेत में हल चला रहा होता, या कुछ गाय बैलों के लिए चारा डाल रहा होता। तो मुझे लगता है कि हम जब कुछ हासिल कर रहे होते हैं तो हमारे पीछे हमारे पूर्वज खड़े होते हैं। हमारी कम से कम 7 पीढ़ियों की यात्रा होती है हमें यहाँ तक लाने के लिए। बहुत छोटे से कस्बे से शुरू होता है, और जब मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता था तो पहली बार मैंने जगजीत सिंह जी की आवाज़ सुनी टीवी पे। मैं नहीं जानता था कौन जगजीत सिंह और गज़ल के क्या मायने हैं, पर वो आवाज़ ने आकर्षित किया। उसके बाद जब मैं 5वीं कक्षा में था तो अनूप जलोटा जी को सुनने का मौका मिला, और वहाँ से एक दीवानगी सी सवार हो गई कि ये काम करना है। मेरी दीदी भी बहुत अच्छा गाती थी, पर मुझे बहुत संकोच होता था गाने में। तो मुझे मोटिवेट करते थे कि तुम्हारी दीदी बहुत अच्छा गाती तो तुम्हें भी गाना चाहिए, पर कोई इंस्पिरेशन नहीं था तब तक। फिर अनूप जी को जब सुना, उनका जो फर्स्ट एल्बम है भजन संध्या, वहाँ से मैंने वो भजन सीखने शुरू किए, गाने शुरू किए। 5 साल ये यात्रा चली। बच्चे जो हमारे साथ के जो दोस्त थे वो मजाक उड़ाते थे, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो मजाक भी उड़ाते थे, आप सब जानते हैं किस तरह से। फिर एक जुनून सवार हो गया कि अब म्यूज़िक ही सीखना है। जब मैं 11th में आया, तो जब मैं 10th में आया तो उस समय मेरे टाउन में, हटा से हूँ मैं, दमोह, मेरे टाउन में एक नवोदय विद्यालय में म्यूज़िक टीचर हुआ करते थे, टेकेंद्र शाह सर। उनसे मुलाकात होती है और मेरे जीवन की दिशा पूरी बदल जाती है। वहाँ अलाउ नहीं था कि बाहरी कोई व्यक्ति को आप सिखा सकते हैं इस तरह से, पर उन्होंने वो रिस्क ली और मुझे सिखाया। तो वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई। तब तक मैं भटक रहा था कि कैसे करूँ, क्या करूँ। फिर मुझे पता चला कि भोपाल शहर में बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हैं और मुझे वहाँ सीखने के लिए आना चाहिए। तो एक जिद सवार हो गई। अब यहाँ से फिर मेरे और मेरे पिता के बीच में शीत युद्ध शुरू हो जाता है। वो चाहते थे, मैं पढ़ाई में होशियार था, वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, कुछ अच्छा करूँ जैसे कि सबके पिता चाहते हैं। लेकिन मैं कुछ और बनना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या बनना है, तो मुझे ये पता था कि मुझे कुछ अच्छा करना है संगीत में। फिर हम और पिताजी के बीच 1 साल शीत युद्ध चला, और मैंने माँ से कह दिया कि आप पिताजी को बोल दीजिए कि मैं पढ़ाई छोड़ दूँगा अगर मुझे म्यूज़िक करने नहीं दिया। तो 1 साल बाद पिताजी मान जाते हैं, और 12th में फिर मैंने जैसे तैसे। एक और वाक़या कि उन्होंने मुझे मैथमेटिक्स दिलाया, और
उसमें मैं दिन भर उसी में लगा रहता था। तो मैंने 1 डेढ़ महीने तो उसको खींचा, फिर एक दिन फाइनली मैंने उसको छोड़ दिया। और उस समय ऑप्शन था कि आप बायोलॉजी में आप एनरोल कर सकते हैं, तो मैंने वो बिना बताए पिताजी को कर लिया। नाराज़ हुए, फिर उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम्हें जो करना है तुम करो। और मेरी भोपाल की यात्रा शुरू होती है। अब यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा स्ट्रगल था कि मुझे नहीं मालूम था कि कौन गुरु, अच्छे गुरु। तो संगीत में या किसी भी कला में सबसे आवश्यक होता है गुरु। और अगर जब तक आपके हिसाब का गुरु ना मिले आपको, तब तक वो यात्रा बड़ी संघर्षमय होती है। तो मेरा करीब 2.5-3 साल का वो संघर्ष रहा। मैंने बहुत उस समय स्ट्रगल किया, पर मुझे लगता है कि अगर हम वो स्ट्रगल ना करें तो हम बन भी नहीं पाते हैं। तो हमें वो तराशा जाना बहुत ज़रूरी भी है। तो जैसे कि सबके संघर्ष होते हैं, मैंने भी खूब संघर्ष किए। और चूँकि हम 4 भाई बहन थे, कमाने वाले सिर्फ पिताजी थे, तो एक आर्थिक सीमाएँ थी। और हमारी जो फील्ड थी, यहाँ हमें कई तरह के इक्विपमेंट्स, कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेने होते थे, पर वो सब उस समय हम नहीं कर पाते थे। तो एक एक चाह मन में रहती थी, एक एक कुछ चाहत होती थी कि कुछ पाना है। तो जब हम अभाव में होते हैं, तो आपके भीतर की जो शक्ति है, वो आपको जागरण की ओर ले जा रही होती है और आप जूझते हैं उससे। तो आप अपने ऊपर कहीं न कहीं फिर एक विश्वास कायम भी कर पाते हैं। तो मेरे साथ वो रहा, संगीत सीखने का स्ट्रगल, फिर जैसे-तैसे मुझे गुरु मिलते हैं और आज मैं जो भी हूँ उन गुरुओं के कारण हूँ। तो कई गुरुओं से मैंने सीखा और उसके बाद फिर वही एक दोराहे पे आके जीवन खड़ा होता है कि अब आखिर म्यूज़िक ही सीखते रहेंगे क्या? कि जीवन में कुछ, जैसा कि एक आर्थिक पक्ष होता है कि एक समय के बाद हमें सेटल होना ही होता है। तो फिर मैं पिताजी की बहुत इच्छा होने के कारण मैंने पढ़ाई अच्छे से की, यूनिवर्सिटी टॉप किया मैंने, फिर पीएचडी में एडमिशन लिया मैंने। तो इस बीच मेरा संगीत चलता रहा, मैं भोपाल ही आता-जाता बना रहा। पिताजी की आज्ञा के कारण मैंने पढ़ाई साइड में की और मैं अक्सर सोचता रहा कि मेरा एक उधर भी एक पैर है, जो कि मेरा साहित्य की ओर जाता है, संस्कृत की ओर जाता है, और दूसरा संगीत की ओर जाता है। तो मैं 2 नावों पे मेरे पैर हमेशा रहे। और फिर मेरे जीवन में एक गुरु आए, प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी, सागर विश्वविद्यालय में। उनके होने का मतलब ये है कि मेरे जीवन को एक फिर से दिशा का मिलना। और जो मैं 2 नावों पे मेरे पैर थे, वो उन्होंने उन दोनों नावों को एक कर दिया। और फिर वहाँ से मेरी यात्रा शुरू होती है। मुझे दिल्ली में पहला मौका उन्होंने दिया गाने का। तो मैंने पहली बार मेरी पहली कंपोजिशन भज गोविंदम 2006-07 में मैंने कंपोज़ की और फिक्की ऑडिटोरियम में मैंने गाई। मुझे नहीं पता था कि उसका क्या प्रतिफल होगा, लेकिन वो कंपोजिशन इतनी पसंद की गई कि वहाँ कम से कम 5 तो वाइस चांसलर्स बैठे थे और भी बड़े-बड़े लोग थे। उन सब ने आके मुझे गले लगाया और उस समय पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि तालियाँ क्या होती हैं। और तो वहाँ से मैंने फिर ये ठाना कि अब मैं संस्कृत में गायन करूँगा। अब ये ठान लेना तो आसान था, लेकिन वो यात्रा उतनी ही कठिन हो गई, उसमें उतना ही संघर्ष हो गया। फिर मैंने कुछ संस्कृत नाटकों का संगीत किया, एक विश्वविद्यालय में मुझे अवसर मिला। 2015 में मैंने ध्रुवा संस्कृत बैंड बनाया। उसके पहले हम एक विश्वविद्यालय में कुछ नाटक और ये सब के डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। अचानक से वो डिपार्टमेंट बंद हो जाता है और हम सड़क पे आ जाते हैं, जैसा कि अक्सर होता है और ये होना ज़रूरी भी है। जब हम सड़क पे आते हैं, तब हमारी अकल ठिकाने आती है। तब हमारे सपने, हमारे अस्तित्व और हमारे समय के साथ हमारा सामना होता है। क्योंकि एक उम्र होती है उड़ने की और एक उम्र होती है धरती पे आने की, लेकिन हम धरती पे तो आज तक नहीं आ पाए। फिर वहाँ से शुरू होती है ये बैंड की यात्रा। बैंड में हमने जब शुरुआत की, तो हम जब हमारे पास इवेंट्स आते थे, तो मुझे
फाइनेंशियली बात करने में बहुत संकोच होता था। मुझे लगता था कि कला को बेचना, और मतलब मुझे बहुत अजीब लगता था। मैं कभी पैसे नहीं ले पाता था, बात नहीं कर पाता था। तो उसका नुकसान ये हुआ कि हमारे आर्टिस्ट हमें छोड़ के जाने लगे। उनको लगता था कि इनके साथ तो कुछ फ़ायदा है नहीं, ये तो बस पुण्य करने के लिए बैठे हैं। पर धीरे-धीरे फिर एक जगह हमारा इवेंट होता है, और वहाँ अ, वही हुआ कि मैं पैसे की बात नहीं कर पाया, और 15-20 दिन हो गए, उनका कोई फ़ोन भी नहीं आया। और हमारे साथ कम से कम 8 आर्टिस्ट थे, और उनके फ़ोन आने लगे मेरे पास कि भैया इस बार तो मैंने उनको कॉल किया, तो मुझे जवाब आया कि नहीं, अभी तो हम बहुत व्यस्त हैं, आप 15 दिन बाद आइएगा। हम 15 दिन बाद पहुँचते हैं, तो वो ऑफ़िस में बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने असिस्टेंट को कॉल किया कि वो जो लिफ़ाफ़े में 1500 रुपये रखे हैं, उसमें एक काम करिए और 1500 रुपये मिला के इनको दे दीजिए। मुझे बहुत उस दिन पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि क्या हमारी आर्ट की ये वैल्यू है? हमें इस तरह से हमारा आकलन किया जाएगा। उस दिन मैंने फिर कसम खाई कि आज के बाद ये बंद होगा, और उस दिन से मैं प्रोफ़ेशनल हो गया। पहली बार जब दिल्ली हम पहुँचे, कनॉट प्लेस पे हमारा एक बड़ा आयोजन था, और जिसमें कुमार विश्वास थे, जिसमें वहाँ के मिनिस्टर्स थे। वहाँ पहली बार मेरे साथ महेंद्र भैया थे। मुझे याद है कि जब आयोजक ने मुझसे पूछा कि आपकी फ़ीस क्या होगी? 1 टू 1 हम बैठे थे, और मेरे मुँह से निकल नहीं रहा था कि 1 लाख रुपए। तब महेंद्र भैया ने वो शब्द बोले थे। वहाँ से फिर हम प्रोफ़ेशनल हुए। फिर वहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है, और हमने बहुत शोज़ किए, पूरे देश भर में हमने शोज़ किए। मैंने लगभग 20 नाटकों का म्यूज़िक किया, कई नेशनल अवार्ड हुए, 4 बार बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का अवार्ड मिला मुझे, और अपनी ज़िद नहीं छोड़ी, अपने मूल्य नहीं छोड़े। और ये जो आज की युवा पीढ़ी में जो ये होता है कि जैसा ट्रेंड चल रहा होता है, हमें वैसा करना है। मैंने ये शुरू से कभी ये नहीं सोचा कि जो ट्रेंड चल रहा है वैसा करना है। मैंने ये सोचा कि हमें अपना एक रास्ता बनाना है, क्योंकि हाईवे से जाना आसान है, लेकिन वहाँ बहुत दुर्घटनाओं के खतरे भी हैं। तो मैंने अपनी एक पगडंडी बनाई, जिस पे मैं ही चल रहा था, और लोगों के लिए मैं रास्ता बना रहा था। तो फिर बाबा रामदेव, कुमार विश्वास, और बड़े-बड़े ऐसे आज मेरे फ़ैन हैं जो मुझे याद करते हैं। अभी अभी मैंने रामलला जो अयोध्या में विराजे हैं, उनके लिए मैंने आरती बनाई है। बहुत जल्दी आप सुनेंगे वो आरती। वो मंदिर में वो आरती की जाएगी, तो वो आरती मेरी सेलेक्ट हुई। इस तरह से मैंने लगभग पूरे मध्य प्रदेश की तो मैंने यात्रा की है, गाँव-गाँव में गया हूँ। एक एकात्म यात्रा एक प्रोजेक्ट था, उसमें हमने पूरे मध्य प्रदेश में भ्रमण किया, गाँव-गाँव जाके हमने। तो उद्देश्य ये था कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारा जो साहित्य है, हमारे जो संतों की वाणियाँ हैं, जिनमें जीवन जीने के तरीके बताए गए हैं, इस आधुनिक शिक्षा के बीच में वो कहीं खो गए थे। तो उसको पुनर्जागृत करना, और युवाओं के बीच में एक मैसेज ले जाना। क्योंकि मैंने फ्रेंच बैंड सुने, इंग्लिश बैंड सुने, जर्मन बैंड सुने, मैंने देखा कि संस्कृत में बैंड क्यों नहीं हो सकता है। तो आज स्थिति ये है कि युवाओं के बीच उत्साह है, वो मुझे उत्साह से सुनते हैं, हमारी प्रस्तुतियों का आनंद लेते हैं। आज जीके का ये क्वेश्चन हो गया है कि भारत का पहला संस्कृत बैंड कौन-सा है? मैंने भगवद गीता गाई है, रामायण गाई है, संस्कृत के कई स्तोत्र गाए हैं, भक्तिकालीन जो। फिर मुझे ये भी लगा कि संस्कृत तो दूर, लोग हिंदी भी छोड़ रहे हैं, तो फिर मैंने हिंदी के पदों को गाना शुरू किया। तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, इनको गाना शुरू किया। मैंने ये भी देखा कि आज जो भजन के नाम पे जो हो रहा है कि एक भजन के नाम पे भांगड़ा नृत्य जैसा कुछ होने लगा है आजकल, कि कुछ ऐसा भजन गाइए कि लोग नाच उठें। तो मुझे लगा कि ये भजन की तो आत्मा ही मर रही है। वस्तुतः भजन तो वो है कि जिसमें आपके भीतर का, आपकी आत्मा का अंतर्नाद है भजन। आप आँख बंद करके बैठें और आपके आँसू बहने लग जाएँ, आपके रोम-रोम स्पंदित हो उठे। तो ऐसा कुछ संगीत जो वस्तुतः संगीत है, वो देने का मेरा प्रयास रहा है। और मुझे लगता है कि अभी मैं ये सब करने के लिए बहुत छोटा हूँ कि मैं अपनी यात्रा आपसे शेयर करूँ।
अभी इसका पार्ट 2 आना बाकी है। अभी मेरी यात्रा पूरी नहीं है, पर वर्तमान में मैं एक विश्वविद्यालय में अच्छी स्थिति में हूँ और मैं कई विद्यार्थियों को अब मैं ये संस्कार दे रहा हूँ। मुझे ये सौभाग्य है कि मैं उनको सिखा रहा हूँ, उनको पढ़ा रहा हूँ और नई जनरेशन में और भी मुझ जैसे कई आएँ और आज की इस जो ये संक्रमण काल गुज़र रहा है, जहाँ इस समय में है, जहाँ हम हमारी संस्कृति के मूल्य हम खो रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम जैसे लोगों को कुछ इस तरह भी जाना चाहिए, जो सिर्फ़ किसी लालच में ना आके, किसी तरह का समझौता ना करें और अपनी ज़िद को पकड़ के रखें और अपने इस लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। तो बस इतनी सी बात है, छोटा-सा यात्रा।